लेक्चर सुन ही रहे हो और फ्री में सुन रहे हो और तुमसे पाप हो ही गया है, तो इसको थोड़ा आगे लेके जाते हैं। लेक्चर के एंड में, हाँ लेक्चर के एंड में कितने, एक 100 की और भी आगे तो हो जाएगा मेरा काम। तो मैं किसी और को दे दूंगा। अच्छा। स्मार्ट स्मार्ट या। चलो, वी कैन स्टार्ट विद द लेक्चर। एवरीवन हैज जॉइंड, 143 पीपल आर देयर, सो वी कैन स्टार्ट। Marwadi is smart only. Anyways, so can I have the PPT? Can I have the PPT now? Yes. So मैं तुमको टॉपिक बोल देता हूँ। एक्चुअली टॉपिक ना प्राणोस्रोतस है। It is not one of my favorite topics because I have always ignored this प्राणोस्रोतस right from my final year. बट जिसको ज्यादा हम लोग जितना इग्नोर करते हैं ना, वो ज्यादा ज्यादा पीछे आता है। तो इस वजह से ड्यूरिंग माई पीजी आई हैव सीन मेनी पेशेंट्स ऑफ निमोनिया, टीबी, interstitial lung disease, bronchiectasis, and whatnot, many lung diseases. So वैसे ही होता है कि तुम जितना जिसके पास जाते हो वो ज्यादा दूर जाएगा, और जिससे दूर भागते हो वो पास आएगा, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। यस। तो विल आई स्टार्ट विद द स्टोरी। तो मैंने फर्स्ट स्लाइड में लिखा है, आई ऑलमोस्ट किल्ड अ पेशेंट, राइट? इफ समवन कैन जूम दैट, आई ऑलमोस्ट किल्ड अ पेशेंट। तो लिटरली मैंने पेशेंट को ही मारा नहीं है। मेरा स्कोर अभी 0 है पेशेंट मारने में। मेरा डेलिकेट टॉपिक है डर्मेटोलॉजी। वहाँ पर कहाँ पेशेंट मरते होते हैं, मेडिसिन में मर सकते हैं। बट दैट्स द नेचर ऑफ मेडिसिन। एज हाउस एमडी में द लीड कैरेक्टर सेज, इट इज डायनामिक एंड यू आर ऑलवेज गोइंग टू गेट स्क्रूड अप। सो ऐसा होता ही है। तो ऐसा हुआ था कि 10:30 PM के आसपास मैंने सारा वार्ड का काम खत्म किया, और साइड रूम में, जो कि डॉक्टर्स रूम था पहले, बाद में वो निकाल दिया, अभी साइड रूम हो गया है। इफ समवन फ्रॉम पोदर विल नो कि साइड रूम में पहले हम लोग बैठते थे, कि जैसे हम काम खत्म करते थे वहां पर एक बेड था, तो सो जाते थे। तो 10:30 के आसपास आई कंप्लीटेड ऑल माई वर्क। आई वॉज देयर अलोन, और मैं खाना खा रहा था। तो हमारे जो सिस्टर्स है ना, अगर उनको इमरजेंसी कुछ इन्फॉर्म करना है, तो बाकी सिस्टर तो फोन पे कर लेते हैं इमरजेंसी इन्फॉर्म, ऐसा कि डॉक्टर एक इमरजेंसी है, उसको चेस्ट पेन है, आप जल्दी आओ। और ये जो सिस्टर है, जिनका नाम नहीं लूंगा मैं, अर्चना, ओ सॉरी, ले लिया। तो ये जो सिस्टर है, ये थोड़े से वियर्डली डेंजरस है। एंड उन्होंने क्या किया, वो एमर्ज कैसे इन्फॉर्म करते थे, वो फोन करते थे ऐसे, लिटरली मिली सेकेंड फोन करते थे। एमर्ज, फोन कट, कौन कहाँ किधर, मेल फीमेल किसी को पता नहीं, ऐसा उनका पैटर्न था। और ये बार भी उन्होंने ये किया कि जो डोर रहता था उसको एक बार बैंग किया, ऐसा। तो मुझे लगा कोई मस्ती करके क्या होगा, लेकिन वो एमर्ज था। जैसे मैं खाना कंप्लीट किया, मैं देख रहा हूँ एक 45 ईयर ओल्ड मेल को सिस्टर खुद नेबुलाइजेशन कर रही है, उसको प्रॉप टॉप दे रही है, उसका ईसीजी निकाल रही है। सोचा ये तो सीरियस मैटर हो गया। मैंने डब्बा फेंका, जल्दी से पेशेंट को अटेंड किया, उसका चेस्ट एग्जामाइन किया। देयर वर क्रेपिटेशंस, बायलेटरली क्रेपिटेशंस, एंड उसका SpO2 वाज अराउंड 70। तो मैंने ऑक्सीजन चालू कर दिया, 2 to 5 लीटर्स पे ऑक्सीजन ऑन कर दिया। एंड उसको अभी मुझे ब्रोंकोडायलेटर देना है, उसको मुझे क्या हो रहा है, एंटी इंफ्लेमेटरी देना है, उसका ईसीजी निकालना है, बाकी सब करना है। तो सिस्टर ने ईसीजी लीड्स लगा दिया था। तो ईसीजी लीड्स के अंदर था सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया। अभी दोज ऑफ यू डोंट नो व्हाट इज सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, इट इज नथिंग बट मस्ती ऑफ हार्ट। एक हार्ट लब दब जाता है ना, सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया में लब दब goes fast. And in supraventricular tachycardia, one of the drug which is used in asthma, which is used in breathlessness, is contraindicated.
लेकिन ईसीजी निकालने के पहले इन इमरजेंसी मैंने वो दे दिया था। तो दैट सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, जो कि अगर पहले उसका साइनस टैकीकार्डिया होगा, बाद में जाके सुप्रा हुआ रहेगा, मे बी बिकॉज ऑफ दैट ड्रग। तो एसवीटी समझ करके मैंने उसको पहले रेफर किया। उसको एडिनोसिन एंड ऑल सब कुछ दे सकते थे, लेकिन उसको लैक ऑफ द फैसिलिटीज होने की वजह से वो टाइम पे मैंने उसको रेफर किया। रेफर करने जा रहा हूँ तो लिफ्ट बंद है, मामा ऑक्सीजन सिलेंडर पकड़ा हुआ है, सिस्टर पेशेंट को ली हुई है, सॉरी इंटरचेंज कर दे, मामा ने पेशेंट को लिया है, सिस्टर ऑक्सीजन सिलेंडर पकड़ी है, मैं मास्क पे हाथ रख करके एक हाथ में रेफर शीट लिख के हम लोग सीढ़ी उतर रहे हैं। इट वाज अ फनी सीन। मतलब कोई हॉस्पिटल में ऐसा होता है तो या इट वाज अ रियली फनी सीन। तो आई एंजॉयड इट। तो बट क्या हुआ था मैं लास्ट में बता दो, ये थोड़ा सस्पेंस रखता हूँ कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। लेकिन फिलहाल के लिए तुम ये सुनो, अगर किसी को क्रॉनिक कॉफ है, यानी कि किसी की खांसी को 2, 3 या फिर 4 हफ्ते हो गए, तो तुम तो सोचोगे इसको 4 हफ्ते से खांसी है, इसको तो टीबी है। बोलो टीबी बोलना है, इसको तो निमोनिया है, निमोनिया बोलो। कोई ओल्ड है, 4 हफ्ते से खांसी है, तुम बोलोगे इंटरस्टिशियल लंग डिसीज हो गया है। ये सब सीरियस कॉजेस है। लेकिन तुम ये सब कॉजेस पे तब जाओ जब तुम नॉर्मल कॉजेस को एक्सक्लूड कर लो। जैसे कि नॉर्मल कॉजेस क्या होते हैं क्रॉनिक कॉफ के? सो इफ समवन इज ओल्ड एंड हाइपरटेंसिव एंड ही इज टेकिंग रामीप्रिल एज अ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, जो कि एसीई इनहिबिटर है, तो एज अ साइड इफेक्ट ऑफ एसी इनहिबिटर ही विल हैव ड्राई कॉफ। अनएक्सप्लेन्ड कॉज ऑफ ड्राई कॉफ में फर्स्ट कॉज इज दिस, ड्रग इंड्यूस्ड। बट उसको एसी इनहिबिटर से ड्राई कॉफ कब आएगा पता है क्या तुमको? जब उसको 5 साल एसी इनहिबिटर लेकर के हो जाएगा, तब जाके उसका ब्राइडिकाइनिन के कारण तुमको एज अ ड्राई कफ सिम्टम दिखेगा। सो वन कॉज ऑफ क्रॉनिक कॉफ, अगर 4 हफ्ते से किसी को कॉफ है, तो वन ऑफ द कॉजेज एसी इनहिबिटर। सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉजेज, किसी को पोस्ट नेजल ड्रिप है, किसी को पोस्ट नेजल ड्रिप है, तुम इजीली एग्जामाइन कर सकते हो। किसी को तुमको बोलना है कि थ्रोट एग्जामाइन करना है, तो जैसे तुम टॉर्च लगाते हो तो थूक 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 विल बी सीन कि वो हैंगिंग थूक है। थूक इज नथिंग बट पोस्ट नेजल ड्रिप ओनली। तो पोस्ट नेजल ड्रिप विल इरिटेट दिस कॉफ रिसेप्टर एंड कॉज chronic cough. So before terminating or before suspecting pneumonia, TB or ILD, you should think of these causes. So second is this, अपना post nasal drip. Now third important cause, if I can zoom it, zoom, somebody can zoom it. Third important cause of chronic cough. Okay, so GERD, gastroesophageal reflux disease, a very important cause. Now GERD patients will present with mild asthma-like symptoms, but they will have chronic cough again. I'll tell you one more. ठीक है, एक फीमेल्स में ना साइकोजेनिक कॉफ होता है। आई डोंट नो, मोस्ट ऑफ द टाइम ना इवन हैरिसन वाज फेड अप ऑफ हिज वाइफ, मे बी। सो उन्होंने ना मोस्ट ऑफ द डिसीजेस फीमेल को लिखे हैं। उन्होंने बोला कि हाइपोथायराइड किसमें होगा, फीमेल्स को। रूमेटॉइड अर्थराइटिस किसको होगा, फीमेल्स को। एसएलई किसको होगा, फीमेल्स को। ही वाज कर्सिंग हिज वाइफ एंड दैट इज व्हाई ही रोट कॉजेस ऑफ क्रॉनिक कॉफ में लास्ट कॉज ही रोट कि इसको साइकोजेनिक कॉफ का कॉज हो सकता है वो फीमेल्स में। फीमेल्स में इट कैन बी साइकोजेनिक। 4 हफ्ते से कोई फीमेल बोलती है मिडिल एज 40 अराउंड, मैं अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल सपोज बंद होने वाला है, तो दिल से कि खांसी आ रहा है 4 हफ्ते से, यू कीप ऑन ट्राइंग ड्रग्स पर उनको रिलीफ नहीं हो रहा है, इट इज नथिंग बट साइकोजेनिक कॉफ। बट इन सब के बाद, ये सब कॉजेस के बाद, अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई कॉज है क्रॉनिक कॉफ का, तो दैट इज अस्थमा। अस्थमा, तुमको लगता है अस्थमा का सिम्टम ब्रेथलेसनेस है? अरे नहीं नहीं नहीं, अस्थमा का सिम्टम ब्रेथलेसनेस तो है ही, लेकिन ब्रेथलेसनेस के पहले कॉफ है, क्रोनिक ड्राई कॉफ। इफ समवन इज सेइंग ना कि इसको कॉफ है, ब्रेथलेसनेस है, और तुम स्टेथोस्कोप जब लगाओ उनको वीज आ रहा है, इट इज कंफर्म अस्थमा। आई टेल यू वन मोर, मेरे पास ना यूपी साइड वाले पेशेंट्स इन मुंबई बहुत सारे आते हैं। वो लोग बोलते हैं कि हमको खांसी आता है, सांस लेने में दिक्कत होता है, सुबह सुबह सांस लेने में दिक्कत होता है। फिर जब मैं उनको पूछता हूँ ना ये तकलीफ मुंबई में होता है, बोले हाँ साहब मुंबई में होता है, जब हम गाँव जाते हैं ना तो गाँव में कोई कोनो तकलीफ ना होता है। तो फिर मैं समझ जाता हूँ अगर चेंज इन जोग्राफिकल रीजन से उनको अगर कॉफ सिम्टम रुक रहा है ना, इट इज अस्थमा। सो अस्थमा में चेंज इन जोग्राफी से पेशेंट गेट्स रिलीव्ड
एंड अस्थमा में देयर विल बी क्लासिक ट्रायड इफ प्रेजेंट, ड्राई कॉफ, breathlessness, and if you happen to examine, there will be wheeze. Okay, so in next slide I have mentioned कि how patient experience ठसका। ठसका देखो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में बोला भी है कि पेशेंट कैसे बोलेगा कि मेरे को है ना ठसका लग रहा है, ठसका। एंड जब वो कॉफ करता है तो स्लाइट यूरिन गेट्स आउट, so that is one more classic feature of asthmatic cough. Then patient can get attack of fainting। अभी हमारे में तमक श्वास क्यों बोला है? तमक श्वास का नाम तमक श्वास इसलिए पड़ा क्योंकि तम का मतलब होता है कि फेंटिंग। ओके, then precipitated by laughing or exposure to dust, 100% yes, the answer is right. So forget about the diagnosis, but we'll get to the treatment part, and we don't have much time. I hope this much is understood by you. Can I get yes your a few responses की chronic cough के कारण तुमको पता होने चाहिए, मैंने जो mention किए। Everyone is understanding this much. Now we can begin with the actual part of the lecture. Now you will enjoy this lecture. बट फर्स्ट में मैंने पेशेंट को मारा या नहीं मारा वो एंड में बताता हूँ। ओके, यस 653 पीपल, कितने, हाँ 250 पीपल आर अटेंडिंग। तुमको मजा आ रहा है? नहीं आ रहा है? फिर भी सुनो, क्या कर सकते हैं क्योंकि आगे मजा आएगा। सो मैंने ना मैंने तेरे हाँ, तो अगर तुम अस्थमा का पैथोलॉजी देखो ना, इट इज वेरी सिंपल। सपोज कोई एलर्जन है, वो एलर्जन बाहर से आकर मास्ट सेल्स को स्टिमुलेट करता है ना, तो मास्ट सेल डीग्रैनुलेट हो जाता है। और अगर मास्ट सेल डीग्रैनुलेट अगर हो गया तो वहां से निकलता है सम इंफ्लेमेटरी मीडिएटर्स, और some mediators like cytokines, leukotrienes, which are inflammatory mediators, and this causes bronchospasm and inflammation. The picture I have mentioned in next slide कि कैसे मास्ट सेल्स डीग्रैनुलेट होके ब्रोंकोस्पाज्म और इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर सकता है। तो ये अस्थमा का पैथोलॉजी है। तो तुमको ऐसा ड्रग देना है जो ब्रोंकोस्पाज्म रोके, जो एंटी इंफ्लेमेटरी एक्ट करे, जो मास्ट सेल्स को स्टेबलाइज करे, या फिर जो एलर्जन चिपकने ही ना दे, या फिर बाहर से हम लोग एलर्जन अवॉइड कर सके। मतलब कहीं ना कहीं तुमको ये संप्राप्ति को, पैथोलॉजी को ब्रेक करना जरूरी है। ओके, तो अस्थमा में होता क्या है? मास्ट सेल्स डीग्रैनुलेट होते हैं, एंड डीग्रैनुलेट होने के बाद देयर इज ब्रोंकोस्पाज्म। नाउ वी हैव टू स्टॉप दिस ब्रोंकोस्पाज्म। बेसिकली वी हैव टू डायलेट द ब्रोंकाई। नाउ देयर आर ऑप्शंस, हाउ कैन वी डायलेट द ब्रोंकाई? यू मस्ट बी थिंकिंग ऑफ सम अदर थिंग्स। आयुर्वेदिकली भी मैं ये चीज को एक्सप्लेन करूंगा, बट एलोपैथिकली सुनो कैसे कर सकते हो। अगर मुझे बोलो इतने सारे बॉयज अटेंड कर रहे हैं, तुम अगर, कौन है न्यू हीरोइन आजकल जो ट्रेंडिंग है, क्या नाम है एनिमल वाली हीरोइन का नाम क्या है? तृप्ति। तो अगर तृप्ति को तुम देखते हो बॉयज लोग, तो तुम्हारा प्यूपिल डायलेट होता है ना? होता है कि नहीं? तुमको भूख प्यास नहीं लगेगा? यस। और दूसरा क्या होगा? मोशन नहीं आएगा, यूरिन नहीं आएगा। और बाकी क्या होगा? तुम ज्यादा हवा भरोगे लंग के अंदर। बेसिकली देयर विल बी ब्रोंको डायलेशन। तुम्हारा हार्ट रेट विल गो फास्ट, धक 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 धक। ये तृप्ति डिमरी को देखने के बाद होता है ना, दिस इज नोन एज सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स। तो ऐसा समझो कि तुम्हारे बॉडी के अंदर तुम सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स को अगर एक्टिवेट करते हो, तो अभी विथ रिस्पेक्ट टू लंग देखोगे तो ब्रोंको डायलेशन हो रहा है। यस और नो? तो ऐसा कोई हमारे पास ड्रग है क्या जो सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करके ब्रोंको डायलेशन कराए? लेकिन ब्रोंको डायलेशन कराने के पहले उसको एक रिसेप्टर को स्टिमुलेट करना पड़ेगा। तो सपोज ऐसा मान लो कि हार्ट के ऊपर बीटा रिसेप्टर है, लंग के ऊपर बीटा रिसेप्टर है। तो अगर कोई नॉर एड्रिनलिन या फिर जो सिंपैथेटिक केमिकल बीटा रिसेप्टर पे अगर गिरता है तो ब्रोंको डायलेट होगा। दिस इज द सिंपल थ्योरी। तो वैसे अपने पास ड्रग है जो नॉर एड्रिनलिन लाइक है, जो सिंपैथेटिक माइमेटिक लाइक है। वैसे ही सालब्यूटामॉल, साल्मिटेरॉल, टरब्यूटालिन, आइसोप्रेनलिन, ये सब जो ड्रग्स है ना, ये बीटा टू स्टिमुलेंट ड्रग है। ये क्या करते हैं? बीटा रिसेप्टर को स्टिमुलेट करके ब्रोंको डायलेशन कराते हैं। यस, यू कैन स्विच टू नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में सारा इंफॉर्मेशन लिखा है मैंने।
तो अस्थमा के लिए फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग कौन से है? तो वो बीटा रिसेप्टर स्टिमुलेंट ड्रग है, ब्रोंको डायलेटर्स ड्रग है। उसके अंदर शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंको डायलेटर्स आता है और लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंको डायलेटर्स आता है। तो शॉर्ट एक्टिंग के अंदर ये साल्ब्यूटामॉल, लिवोसाल्ब्यूटामॉल और टर्ब्यूटालिन आता है। तुम लोग ने एक फेमस प्रिस्क्रिप्शन देखा होगा टर्ब्यूटालिन का, ग्रिलिंटस सिरप पढ़ा है किसी ने या फिर लिया है? तो ग्रिलिंटस के अंदर टर्ब्यूटालिन है। वो क्या है? वो ब्रोंको डायलेटर है। वो कैसा ब्रोंको डायलेट करता है? वो बीटा रिसेप्टर को जब स्टिमुलेट करेगा तो सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स एक्टिवेट होके ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन का ब्रोंको डायलेशन हो जाएगा, एंड विच इज नीडेड इन अस्थमा, क्योंकि अस्थमा में ब्रोंकोस्पाज्म हो रहा है। सो अंडरस्टूड दिस पॉइंट कि बीटा रिसेप्टर को स्टिमुलेट करने से ब्रोंको डायलेशन होता है। और उसमें भी शॉर्ट एक्टिंग में साल्ब्यूटामॉल है, लिवोसाल्ब्यूटामॉल और टर्ब्यूटालिन है। एंड लॉन्ग एक्टिंग में वी हैव साल्मीटेरॉल। फिर तुम बोलोगे ऐसा कोई ड्रग बताओ जो साल्बिटामोल जैसा फास्ट एक्ट करता है और साल्मीटेरॉल जैसा लॉन्ग एक्ट करता है, मतलब जो फास्ट है और लॉन्ग एक्टिंग भी है, तो वो फॉर्बिटरॉल होता है। तो ये जो 4 ड्रग्स मैंने मेंशन किए ना, 4 to 5 ड्रग्स, वो सारे क्या है? बीटा रिसेप्टर स्टिमुलेंट ड्रग है, विच आर यूज्ड टू cause bronchodilation in cases of asthma. So this is first choice of drug. Whenever you are prescribing any patient, asthmatic patient with drugs, this is first choice of drug, beta receptor stimulant drug. Now second choice. Second, now I have mentioned adrenaline. Actually adrenaline कोई second choice नहीं है, but adrenaline के बारे में मैंने बहुत पढ़ा भी और एक्सपीरियंस भी बहुत हो चुका है। क्योंकि हम जब सिविल हॉस्पिटल में थे ना, तो हमारे पास कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग ब्रोंको डायलेटर प्राइवेटली अवेलेबल नहीं होता था। तो पेशेंट को अगर ब्रेथलेसनेस होता था ना, तो हम क्या करते थे, एड्रेनालिन का वाइल फोड़ते थे, उसके अंदर एनएस के अंदर, वाइल अगर 2 सीसी का है तो 3 सीसी एनएस डाइल्यूट करते थे और उसको नेबुलाइजेशन देते थे। अभी नेबुलाइजेशन में क्या है, उधर ही ड्रग डिलीवर हो रहा है जिधर होना चाहिए। और एड्रेनालिन जो कि ब्रोंको डायलेटर भी है, क्यों ब्रोंको डायलेटर है? क्योंकि वो भी सिंपैथेटिक रिस्पांस को स्टिमुलेट करके, बीटा रिसेप्टर को स्टिमुलेट करके ब्रोंको डायलेशन कराएगा। तो यस, सो सेकंड इज एड्रेनालिन। द एक्शन इज टिल 20 to 30 to 80 मिनट्स तक उसका एक्शन रहेगा, एंड इट कैन बी गिवन सबक्यूटानियसली आल्सो। नाउ देयर इज थर्ड चॉइस ऑफ ड्रग व्हिच इज मोर इंटरेस्टिंग। I call it methyl xanthine group of antibiotic. Sorry, methyl xanthine group of bronchodilators. So methyl xanthine में होता ऐसा है कि तुमने डेरिफाइलिन का नाम सुना है, सुना होगा। तुमने एसिब्रोफाइलिन का नाम सुना है, सुना ही होगा। तुमने अमाइनोफाइलिन का नाम सुना है, अभी सुना होगा। तो ये तीनों जो ड्रग्स है ना, ये ड्रग्स है फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम इनहिबिटर। नॉट डोंट गो दैट डीपर ये कौन से इनहिबिटर है क्या है, सिर्फ इतना याद रखो ये बीटा 2 रिसेप्टर स्टिमुलेंट यानी कि साल्ब्यूटामॉल की तरह, साल्मीटेरॉल की तरह, टर्ब्यूटालिन की तरह ये सारे ड्रग्स भी ब्रोंको डायलेट करते, बट देयर इज मैकेनिज्म इज डिफरेंट। यहाँ पर वो एंजाइम इनहिबिट कर रहे थे और वो साल्ब्यूटामॉल बीटा 2 रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर रहे थे। तो इसके अंदर एक डेरिफाइलिन ड्रग है, ठीक है, वो टैबलेट फॉर्म में भी है, आईएम फॉर्म में भी है, वी हैव आल्सो गिवन आईवी आल्सो। तो हमारे पास एक साउथ इंडियन पेशेंट यूज्ड टू कम ऑलवेज, ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ डेरिफाइलिन। वो वाइल लेके आता था, सिरिंज लेके आता था, कभी कभी तो लोड करके लेके आता था, और वो वेन पॉइंट करता था कि यार डेरिफाइलिन दे दो। अभी उसको वीज नहीं है, कुछ नहीं है, ही इज नॉट इन अस्थमेटिक अटैक, देन टू ही यूज्ड टू से कि डेरिफाइलिन दे दो। सो ऐसा होता है। सो डेरिफाइलिन इज वेरी मिसयूज्ड, ओवर यूज्ड, अनयूज्ड बट नेवर यूज्ड। तो ऐसा है ही। तो डेरिफाइलिन इज वन ऑफ द ड्रग। अगर बीटा 2 रिसेप्टर फेल हो गए काम करने के लिए तो अमाइनोफाइलिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस। बट उसको फास्ट नहीं दे सकते, उसको आईवी स्लो ही देना पड़ता है 250 मिलीग्राम का, क्योंकि अगर फास्ट दोगे तो कोलैप्स एंड डेथ आर दी चांसेस। ओके, so this is one more group of drug. So there is beta 2 receptor stimulant drug, there is adrenaline, there is methylxanthine. Now fourth one. दिस इज इंटरेस्टिंग, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तुम जब आयुर्वेदिक पार्ट पे आओगे ना तुमको ज्यादा समझेगा, लेकिन ये भी इंटरेस्टिंग है, सुनो तो बहुत मजा आएगा। 256 पीपल आर अटेंडिंग। तो इसका ऐसा है कि जैसे मैंने बोला ना, ये बीटा 2 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करके ब्रोंको डायलेट कर रहा है, वैसे ये ग्रुप ऑफ ड्रग जो है ना, वो मस्कुरानिक रिसेप्टर को ब्लॉक करके ब्रोंको डायलेशन कर रहा है। अभी तुमको एनएस अगर पता नहीं है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, तो तुमको ये तो समझेगा ही नहीं, तो इसलिए मैंने सिंप्लीफाइड वे निकाला है। ये भी ब्रोंको डायलेटर है लेकिन मैकेनिज्म अलग है। वो मिथाइल जेंथिन भी ब्रोंको डायलेटर था, मैकेनिज्म अलग था। वो साल्बुटामॉल भी ब्रोंको डायलेटर था, मैकेनिज्म अलग था। तो कोई बीटा 2 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करके ब्रोंको डायलेट कर रहा है,
कोई एंजाइम को इनिबिट करके ब्रोंकोडायलेट कर रहा है, कोई तो रिसेप्टर को ब्लॉक करके ब्रोंकोडायलेट कर रहा है। तो ये इसके अंदर इप्राट्रोपियम, टियोट्रोपियम जैसे ड्रग आते हैं। तो तुम एस्टेलिन के अंदर देखोगे ना, देयर इज साल्ब्यूटामॉल लाइक ड्रग आल्सो एंड देयर इज इप्राट्रोपियम लाइक या फिर टियोट्रोपियम लाइक ड्रग आल्सो। तो एस्टेलिन के अंदर वो बीटा 2 रिसेप्टर स्टिमुलेंट भी डालते हैं और एक एंटीकोलिनर्जिक, जो कि मैंने अभी ग्रुप बोला मस्कुलर रिसेप्टर ब्लॉकिंग ड्रग, वो भी डालते हैं। तो ऐसे दोनों मिक्स करके एस्टेलिन, डिओलिन जैसे कॉम्बिनेशंस बने हुए हैं। लेकिन ये जो है ना एंटीकोलिनर्जिक, ये ओल्ड पेशेंट में जिनको सीओपीडी है उनके लिए बेस्ट है। ये एंटीकोलिनर्जिक ड्रग ड्रग कहाँ कहाँ यूज होते हैं पता है? मैंने पार्किंसंस में भी इसका यूज बताया था, बेंजेक्सोल, मैंने पैसिटेन बताया था अगर तुमको याद होगा तो। ठीक है। फिर प्री एनेस्थेसिया यूज होता है, फिर इसका एंटी डायरियल यूज होता है, बहुत सारे यूजेस है, लेकिन एक यूज क्या है? ब्रोंकोडायलेटरी इफेक्ट इन अस्थमा। सो मैंने बहुत सारे ग्रुप बता दिए। मैंने बीटा 2 रिसेप्टर स्टिमुलेंट बताया, मैंने एड्रेनालिन बताया, मैंने मिथाइल xanthine बताया, मैंने एंटीकोलिनर्जिक बताया। तो ये सब जो ड्रग्स है ना, ये ब्रोंको डायलेट करने वाले हैं। लेकिन हमको ऐसा कुछ चाहिए ना जो डायलेशन के साथ एंटी इंफ्लेमेटरी भी एक्ट करे, क्योंकि मैंने दो पैथोलॉजीज बताए थे। एक जगह से वो ब्रोंकोस्पाज्म करता है और दूसरे जगह से इन्फ्लेमेशन करता है। यस और नो? डू यू गाइस एग्री और नो? तो इन्फ्लेमेशन को ठीक करने के लिए वी हैव स्टेरॉइड्स। सो स्टेरॉइड्स मतलब ऐसा नहीं कि तुम 5-10 मिलीग्राम दे रहे हो, वो तो बच्चों वाला डोज है। तुम 20 to 40 मिलीग्राम ऑफ स्टेरॉइड्स अगर प्रेडनिसोलोन आज देते हो तो 7 days तक द अस्थमा सिम्टम्स विल गो फटाक से, फटाक से। स्टेरॉइड्स आर दैट पावरफुल, देन यू हैव टू टेपर इट डाउन 7 days के बाद। तो कोई बोल रहा है ना कि यार मेरे को कल रात को तकलीफ हो रहा है, बोलने में भी तकलीफ हो रहा है उसको, सो ही इफ ही इज इन अस्थमेटिक अटैक ना, स्टार्ट विद प्रेडनिसोलोन, उसको एक नेबुलाइजेशन करो, फिर उसको प्रेडनिसोलोन से स्टार्ट करो। थर्ड डे ओनली ही विल स्टार्ट डांसिंग। फिर 7 days के बाद तुम ओरल टैबलेट टेपर करके बंद कर दो और उसको एक पंप पे यानी कि इनहेलर पे डाल दो। दिस इज द एलोपैथिक अप्रोच। तुम बोलोगे कि इनहेलर, इनहेलर पे तो हमको डालना नहीं है, हमारे पास लोग आते हैं इनहेलर छुड़वाने के लिए, इनहेलर तो हमको नहीं चलेगा। बट तुमको बोलो इनहेलर इज द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर अस्थमा। व्हाई? यू नो व्हाई? देखो, पहले जो साल्ब्यूटामॉल साल्मेट्रॉल ड्रग बताया ना, ये ओरल फॉर्म में अवेलेबल थे। तो ये जब ओरल फॉर्म में अवेलेबल रहते थे ना, तो इनका साइड इफेक्ट भी होता था। अगर ये बीटा रिसेप्टर को स्टिमुलेट करके ब्रोंको डायलेट कर रहे हैं, तो हार्ट पे भी तो बीटा रिसेप्टर है, वहां पे स्टिमुलेट करके हार्ट रेट बढ़ा देते हैं, कार्डियक आउटपुट बढ़ा देते हैं, बीपी बढ़ा देते थे। तो उनका साइड इफेक्ट्स होता था, सिम्पैथोमाइमेटिक एक्शन की वजह से उनका साइड इफेक्ट होता था। फिर उन्होंने सोचा ये सब ड्रग को ओरल फॉर्म में छोड़ हम लोग इनहेलेशन फॉर्म में देंगे, साइड इफेक्ट ही नहीं होगा, क्योंकि जहां जाना चाहिए ड्रग लंग में तो वही वो ड्रग जाएगा। तो दैट दिस इज द बेनिफिट ऑफ इनहेलर, कि इनहेलर क्या है, जहां ड्रग चाहिए वहां पे ड्रग जाएगा, सिस्टमिक टॉक्सिसिटी उसका लिटरली जीरो है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मॉर्निंग में तुम लोग ने 2 पफ ले लिए, दिन भर कुछ देखने का काम नहीं, ओनली वन टाइम में तुमको डोसिंग लेना है। और पंप तब तक चालू रखना है जब तक डिसीज रेमिशन में न जाए। रेमिशन इज अ फेज व्हेन डिसीज गोस टू स्लीप फॉर सम टाइम, वी डोंट नो हाउ मच टाइम। कभी कभी बारिश में फिर से तकलीफ हो जाएगा, बादल आए तकलीफ हो गया। तो रेमिशन इज अ फेज व्हेन डिसीज गोस टू स्लीप। तो विद दिस पंप अगर 2 साल के बाद वो रेमिशन में चला गया, वो खुद बोलेगा मेरा अस्थमा ठीक हो गया, मे बी 1 साल 2 साल तक पंप डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है एक्सेप्ट वन, जब तुम स्टेरॉइड इनहेल करते हो ना, तो यहाँ पर लोकल इम्यूनो सप्रेशन होता है, एंड ड्यू टू दिस इम्यूनो सप्रेशन पेशेंट कैन गेट फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, द वॉइस में भी लिटरली डिफॉर्म, तुमको थोड़ा सा पफिनेस दिखेगा फेस पे, विच लुक्स गुड समटाइम्स पफिनेस दिखना, बट यस दिस आर स्मॉल साइड इफेक्ट्स, अदरवाइज पंप इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। तो मैंने मेंशन किया है। फिर तुमको अगर अस्थमा ठीक करना है, नेक्स्ट स्लाइड पे जाओ। या तो अगर अस्थमा ठीक करना है तो आ, ये मैकेनिज्म भी पता होना चाहिए। जैसे तुमको अगर फीवर आ गया, पेन हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया, तो तुम पैरासीटामोल खाते हो ना। तो पैरासीटामोल क्यों खाते हो? क्योंकि तुम प्रोस्टाग्लैंडिन को इनिबिट कर रहे हो बाय दिस मैकेनिज्म। अगर मैं बोलूं, तुम अगर प्रोस्टाग्लैंडिन को इनिबिट कर रहे हो और अदर साइड से ल्यूकोट्राइन्स को बढ़ा रहे हो, तो ल्यूकोट्राइन्स मतलब मैकेनिज्म ऐसी होता है, अगर एक साइड हम लोग ज्यादा बंद करने का देखो तो दूसरा साइड वाइल्डली ग्रो होता है। तो ल्यूकोट्राइन्स अगर ज्यादा बढ़ गया तो इट कैन कॉज ब्रोंकोस्पाज्म। सो इफ ल्यूकोट्राइन्स को अगर ब्लॉक करना है, ब्रोंकोस्पाज्म नहीं कराना है, तो हमारे पास ड्रग्स है अवेलेबल। उसका नाम है मोंटेल्यूकास्ट। जाओ नीचे, मोंटेल्यूकास्ट नीचे मेंशन्ड है। मोंटेल्यूकास्ट, मोंटेल्यूकास्ट, यस। सो जनरली एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा, एस्पिरिन इंड्यूस्ड अस्थमा में हम लोग मोंटेल्यूकास्ट जैसा ड्रग यूज करते हैं। अंडरस्टैंड?
सो हमारे पास बहुत सारे ड्रग्स है अस्थमा को किल करने के लिए। एक तो ब्रोंकोडायलेटर ग्रुप ऑफ ड्रग्स है, एंटी इंफ्लेमेटरी ग्रुप ऑफ ड्रग्स है, या फिर हम लोग ल्यूकोट्राइन्स को ही ब्लॉक कर दे जो ब्रोंकोस्पाज्म कराने वाले ड्रग्स है। या फिर उसके नीचे तुम जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे, मैंने एंटी ओमालिजुमैब मेंशन किया है, जो कि एलर्जन को मास्ट सेल्स पे चिपकने देगा ही नहीं। वो उतना बेस्ट ड्रग है। एक तो उधर ही ब्लॉक करो, या फिर एलर्जन अगर मास्ट सेल पे चिपक गया और डीग्रैनुलेट अगर वो हो गया, तो उसके बाद ब्रोंकोस्पाज्म होने वाला है, उधर के लिए ड्रग्स दो, या फिर एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स दो, या फिर ल्यूकोट्राइन्स को ब्लॉक करो। जहां तुमको सुटेबल है वहां तुम ब्लॉक करो, और तुम्हारे तर्क बुद्धि के हिसाब से उसको ट्रीट करो। तो मैंने मेंशन किया स्टेप्स कि अगर यू कैन स्टार्ट विद द शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स, शॉर्ट एक्टिंग लाइक साल्बुटामोल। अगर नहीं हो रहा है उससे, तो फिर एक माइल्ड स्टेरॉइड फ्लूटिकेसोन ऐड कर दो पंप के अंदर। अगर उससे भी नहीं हो रहा है तो देन लॉन्ग एक्टिंग साल्मेटोरॉल ऐड कर दो। अगर उससे भी नहीं हो रहा तो स्टेरॉइड का डोज बढ़ा दो। उससे भी नहीं हो रहा तो ओरल स्टेरॉइड डाल दो। उससे भी नहीं हो रहा तो फिर ओरल ल्यूकोट्राइन अगोनिस्ट लाइक मोटिलिकास डाल दो। नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू, इट डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस एंड इट डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस। विल मूव टू आयुर्वेदिक पार्ट। यस और नो, आर यू इंटरेस्टेड इन आयुर्वेदिक पार्ट? अभी पीपीटी बंद कर दो, बस हो गया। बंद हो गया। आई होप दिस मच इज अंडरस्टूड टू यू। Everyone has understood this? Can I get some responses? Okay. देखो आई सी आई हैव स्टार्ट बेबी, अभी मेरा लेक्चर अभी 491 492 लेक्चर चालू होगा राइट फ्रॉम इंटर्नशिप। एंड आई नेवर लाइक्ड ऑनलाइन क्लासेस। आई लिटरली आई डोंट लाइक ऑनलाइन क्लासेस बिकॉज आई डोंट नो तुमको मजा आ रहा है नहीं यार, लेट के सुन रहे हो कैसे सुन रहे हो, बट या आई ऑलवेज लाइक ऑफलाइन क्लासेस। इट इज मोर कन्वीनियंट एंड गुड। यस, इवन यू गाइस एग्री? यस सर। Okay, now the lecture is going more interesting because अभी तुमको श्वास पढ़ना है and श्वास is interesting। तो ठीक है, तुम अस्थमा पता है तुमको, बस पता होना चाहिए कि चेंज इन जोग्राफिकल रीजन से अगर प्रॉब्लम बढ़ रहा है तो दैट इज अस्थमा। वीज, ब्रेथलेसनेस और कफ अगर है तो दैट इज अस्थमा। अस्थमा के लिए कौन से ड्रग्स है मैंने बेसिक एक्सप्लेन कर दिया है। यस और नो? ना एवरीवन नोज दिस, बट व्हाट इफ यू नो दिस? व्हाट इफ यू नो दिस का मतलब क्या? अगर तुमको ये पता है ना तो समझ जाओ तुमको बहुत बड़ा बड़ी चीज पता है। आई एम स्टार्टिंग विद दिस आयुर्वेदिक एस्पेक्ट। ओके, तुमको मजा आ रहा है तो मजा आने दोगे। फिर लास्ट 20 मिनट्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। देखो, तुम जब श्वास पढ़ते हो ना तो वहां पर है ना प्राण वायु के बारे में बहुत कुछ दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको प्राण वायु के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो तुम वाग्भट के शायद 12th चैप्टर में जाकर वात के टाइप्स पढ़ोगे, तो वहां पर प्राण वायु एज द फर्स्ट टाइप है। और प्राण वायु का स्थान है ना मूर्धनी, मतलब सिर है, सिर के अंदर प्राण वायु स्थित होता है। और वो कंठ और उर में संचार करते रहता है, उर कंठ में संचार करते रहता है। ठीक है, तो इसका काम क्या है प्राण वायु का? श्वास लेना, अन्न प्रवेशकृत मतलब श्वास लेना, अन्न प्रवेश कराना, और बहुत सारे काम है, बुद्धि वगैरह सब काम। तो ये श्वास के अंदर ना प्राण वायु गेट्स डिस्टर्ब। हाउ? विल सी इट लेटर, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द हेतु ऑफ श्वास व्याधि। इफ यू आर इंटरेस्टेड, लिसन टू मी, वेरी इंटरेस्टिंग। तुमको हेतु कैसे पढ़ना है पता होना चाहिए, सुनो अभी। तो फर्स्ट लाइन में उन्होंने जब मेंशन किया रजसा धूमाताभ्याम शीत स्थान अंबु सेवनाथ, तो रजसा, धूम, हाँ, वाताभ्याम, शीत स्थान, शीत अंबु, और फिर बाद में व्यायामात, ग्राम्य धर्मात, फिर बाद में रोक्षात, विश्वासनाथ। तो ये जो मेंशन किया ना रजसा धूमाताभ्याम शीत स्थान अंबु सेवनाथ, ये जो हेतु मेंशन किए ना, तुम अगर देखोगे ना क्लोजली ये सब वात डोमिनेंट हेतु है। तो श्वास व्याधि के हेतु में उन्होंने दो ग्रुप्स कर दिए थे, एक वात डोमिनेंट वाला और एक कफ डोमिनेंट वाला। तो वात डोमिनेंट के अंदर ये शीत अंबु, शीत स्थान, रजसाधु वाताभ्याम, व्यायामाद, सेक्सुअल एक्टिविटी, रोगशात, विषमाशनात, ऐसे सब कॉजेस मेंशन्ड है। फिर उसका सेकंड ग्रुप देखो हेतु का, तुमको बीच में है ना डिसीजेस मिलेंगे, लेकिन सेकंड ग्रुप में है ना बहुत सही लिखा है कि निष्पाओ, माश, पिन्याक, तिल तेल, पिष्ट अन्न, विष्टम्भ अन्न, विधाई अन्न, गुरु अन्न, दूध, दही, ये सब जो कॉजेस देखोगे ना ये सब कफवर्धक आहार है। तो एक उनका जो ग्रुप है इट इज वात वाला, और सेकंड जो ग्रुप है इट इज कफ वाला। तो मतलब देख लो इधर वात और कफ पे तुमको फोकस करना है, ऑल टुगेदर तुमको दोषों पे फोकस करना रहता है। बीट एनी डिसीज, स्किन डिसऑर्डर हो कि प्राणोस्तोसिस का डिसीज, तुमको दोषों पे फोकस करना है। तो अगर हेतु में देखोगे ना उन्होंने वात अलग से मेंशन किया है, वात वाले हेतु, और कफ वाले हेतु अलग से मेंशन किया है।
तो एग्जांपल्स तो मैंने दे दिए ऑलरेडी कि कफ में जैसे उन्होंने दूध दही वाला बात मेंशन किया और वात में जैसा शीत तंबू वाला बात मेंशन किया है, ठीक है। तो अगर क्लोजली देखोगे तो ये इंटरडिपेंडेंसी नहीं है दोनों में कि वात बढ़ा इसलिए कफ बढ़ा, नो 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 नो, वो दोनों अलग अलग अपने स्व कारण से बढ़े। तो दिस इज मोर इम्पोर्टेंट, बिकॉज तुमको लगेगा वात की वजह से कफ बढ़ाएगा, नो नो नो, वात अलग बढ़ा है, कफ अलग बढ़ा है। सो अंडरस्टैंड दिस। तो श्वास वेदों के हेतु के अंदर एक वात प्रदान हेतु का अलग ग्रुप है, एक कफ प्रदान हेतु का अलग ग्रुप है। आज के जमाने के हिसाब से अगर कफ प्रदान हेतु देखो तो वो पोहा हो गया ना, फिर बाद में स्प्राउट्स हो गया, उड़द हो गया, ये सब कैसे कफ प्रदान हेतु से, एंड दिस आर वेरी कॉमन इन प्रैक्टिस। तो अगर इसका हम लोग को संप्राप्ति देखना है, अगर श्वास का तुमको संप्राप्ति सीखना है, तो तुमको हेतु पता होने चाहिए। तो हेतु तो वात कफ वाले हेतु है, ये तुमको पता हो गया। तो जो वात डोमिनेंट हेतु है ना, वो प्राण व स्रोतस के अंदर स्त्रोतो वैगुण्य, बेसिकली इट causes the deformity in प्राण व स्रोतस। एंड सेकंड जो हेतु है कफ वाले, इट causes the दोष चयन, मतलब दोष को बढ़ाने वाला हेतु है। जिनको ये दोनों लाइन नहीं समझे बिल्कुल टेंशन मत लो, ये नेक्स्ट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्राण व स्रोतस के अंदर या फिर श्वास और व्याधि के अंदर तुमको तीन स्रोतस पे जल्दी फोकस करना है। एक पहला प्राण व स्रोतस, दूसरा तुमको अन्न व स्रोतस, और तीसरा तुमको उदक व या फिर रस व स्रोतस। ये तीन स्रोतस पे तुमको फोकस करके ट्रीटमेंट देना है। ये तीन स्रोतस और दो दोष, वात और कफ, वात और कफ एंड तीन स्रोतस, प्राण, अन्न, उदक। तो होता क्या है सुनो पहले, वाग्भट के अंदर निदान स्थान अगर तुम पढ़ोगे, वहां पर ना उन्होंने एक लाइन मेंशन किया है, आमाशय उद्भवम, मतलब ये जो डिसीज है वो आमाशय से उद्भव होता है। पहले होता क्या है सुनो, पे तुम जो भी हेतु ले रहे हो उससे वात प्रकोपित होके प्राणो स्रोतस का दुष्टि करता है। यानी प्राणो स्रोतस का दुष्टि करेगा तो वहां पर जो स्निग्धता मृदुता पहले थी, अभी खरता काठिन्यता हो जाएगी। मतलब ऑलरेडी वो मस्त डायलेटेड था, वहां से हवा जा रहा था, अंदर हवा आ रहा था, लेकिन अभी काठिन्यता होने की वजह से, संकोच होने की वजह से देयर इज ब्रोंकोस्पाज्म, देयर इज ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। अभी ये कंस्ट्रिक्टेड ब्रोंकाई पे जो आमाशय के अंदर आम या फिर कफ बना है, वो वहां आमाशय से उठ करके ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्टेड पार्ट पे आके बैठ जाएगा। अंडरस्टूड? सो इट विल कॉज मोर एंड मोर ऑब्स्ट्रक्शन, एंड दिस इज नोन एज श्वास व्याधि। So it has got involvement of Annava Srutas, it has got involvement of Pranava Srutas, and it has got involvement of Rasava या फिर Udakva Srutas because there is arm formation, Rasava Srutas. So ये तीन involvement बहुत important है। Are you guys understanding this? Are you guys understanding? Then only you'll know the treatment ना। अगर तुमको तीन चीज पता है तो अंडरस्टैंड। जो वैद्य लोग हैं या फिर जो समझते हैं वैद्य, तो वो लोग, हाँ, या, यस यस यस, understanding. Now 258 people are treating. The treatment is very interesting. Treatment is very interesting. But पहले उसके पहले तुम तमक श्वास को समझ लो। हम लोग है ना वो महाश्वास, छिन्न श्वास, ऊर्ध्व श्वास का बात नहीं करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो इनक्यूरेबल है। तो इनक्यूरेबल डिसीज को ट्रीट नहीं करने का। अगर तुम्हारे पास ऐसा पेशेंट महाश्वास, छिन्न श्वास से फिर ऊर्ध्व श्वास वाला आ गया, गो फॉर एलोपैथिक मेडिसिन डायरेक्टली, डोंट वेट। या फिर तुम हेमगर्भ वगैरह पर भरोसा करते हो, या फिर हेमगर्भ का तुमने रिजल्ट देखा है, एंड इफ यू आर दैट कॉन्फिडेंट, गो फॉर हेमगर्भ पोटली जैसे ड्रग्स। बट महाश्वास, छिन्न श्वास और ऊर्ध्व श्वास के तुम मोस्टली पेशेंट नहीं देखोगे। तुम पेशेंट देखोगे तमक श्वास वाले, और तमक श्वास के अंदर ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने श्लोक के अंदर मेंशन की थी, आसीनो लभते सौख्यम शयन श्वास पीड़ते। जब लेटा रहेगा तकलीफ होगा, बैठेगा थोड़ा ठीक लगेगा। इट इज बिकॉज ऑफ द डायफ्रामेटिक प्रेशर। बट दे हैव मेंशन्ड अदर सच कॉजेस कि वो कैसे होता है, कि वो कफ जो होगा जब लेटा रहेगा, तो ऊपर की तरफ आएगा, इट विल कॉज मोर एंड मोर ऑब्स्ट्रक्शन, एंड फिर प्राणवायु अंदर नहीं जा पाएगा। ये सब थियरीज है। लेकिन इतना याद रखो कि आसीनो लभते सौख्यम शयनो श्वास पीड़ित, अगर इधर टिपिकल लक्षण तुमको मिलता है तो इट इज नोन एज तमक श्वास, एंड इट इज तमक श्वास ओनली। 100% ऑफ द टाइम इट इज तमक श्वास। तो ये तमक श्वास वाले जो पेशेंट होते हैं ना, इनको टिपिकली तीन चार चेंजेस पे तकलीफ होता है। एक, जब बादल आए हो, मेघ, या फिर बारिश हो रही हो, अम्बु, या फिर शीत ऋतु है, शीत, या फिर बारिश हो रही है, ठीक है। तो ये और श्लेष्म कुछ आहार विहार उन्होंने किया, तो वो तब तुमको
तब उनको तकलीफ ज्यादा होती है। बादल आया है, सीजन चेंज हुआ, बारिश आया, ठंडी आया, तो उनको तकलीफ होने वाला है। तो तमक श्वास के रोगी को आसीनु लबते सुक्किम शयन श्वास पीड़ित के बाद में तुमको पता होना चाहिए कि उनको कब तकलीफ होता है। अभी तकलीफ कैसा होता है कि उनको वेग आता है, दे गेट ब्रेथलेस, ओके, एंड दे ट्राई टू कॉफ, एंड कॉफ से उनको उतना जो कॉफ है वो निकलेगा नहीं, और वो निकलेगा नहीं तो दे ट्राई टू कॉफ इवन मोर, एंड इन दिस प्रोसेस थोड़ा सा कॉफ निकलता है और उनको थोड़ा ठीक लगता है, एंड अगेन दिस साइकिल स्टार्ट्स। एवरीवन नोज हाउ ब्रेथलेसनेस वर्क्स। तो दिस इज तमक श्वास। बेसिकली तमक श्वास में आसीनो लबते सोक्किम शयना श्वास पीड़ित, अगर तुमको टिपिकल पता है तो हो जाएगा। फिर होर्सनेस ऑफ वॉइस होता है, स्पीकिंग डिफिकल्टी होता है, एवरीवन नोज क्या होता है। ठीक है, अभी ध्यान से ये तो सब थेरी था, ध्यान से सुनो। अभी इसमें दो पार्ट्स हैं, एक वात प्रधान वाला और एक कफ प्रधान वाला। तो क्या होता है कि अगर हमारे पास वेगकालीन अवस्था में, यानी कि एक्चुअल तमक श्वास का पेशेंट इन वेग काल, इन इफ इज ब्रेथलेसनेस इन फ्रंट ऑफ यू, तो उसका ट्रीटमेंट अलग है। सपोज if a patient comes to you with severe breathlessness, with severe cough, तो तब तुमको क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए? तो तब का ट्रीटमेंट है वात प्रधान तमक श्वास, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज मोर ना। तो वात प्रधान तमक श्वास के लिए ट्रीटमेंट है तेलपान। तुम बहुत अंडर एस्टिमेट करते हो तेलपान को, बट तेलपान इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। किसी को अगर रिकरेंट कफ है ना, बहुत ज्यादा कफ हो रहा है और वो रुक ही नहीं रहा है, तो तुम सिर्फ ट्राई करके देखो। 5 ml ऑफ तिल तेल लेने का, गर्म पानी के साथ मिक्स करने का, थोड़ा सा सॉल्ट, पिंच ऑफ सॉल्ट डालने का, उसको पीने के लिए बोलने का, तुरंत कफ विल स्टॉप, तुरंत कफ विल स्टॉप। तो वात प्रधान तमक श्वास के लिए इतना याद रखो कि तुमको तेल पान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तेल पान इज इम्पोर्टेंट। तो उसमें महानारायण तेल आ गया, फिर उसके अंदर तिल तेल आ गया। तिल तेल से कभी कभी अगर किसी को अन्नवस्त्रोदस का दृष्टि है और उसको मतलब कॉन्स्टिपेशन जैसा है, तो फिर तब तिल तेल तुम एडवाइस मत करो, तब तुम नारायण महानारायण तेल की तरफ ही जाना, कि महानारायण तेल का उसको एक बार पीने के लिए दे दिया। ठीक है। फिर एक है ना, मैंने यशस्वी चिकित्सा बुक में और बागे वाड़ीकर जो माझी चिकित्सा बुक है, तो वहां पर मैंने एक पढ़ा था कि अगर वेगकालीन अवस्था है, तब तुम लक्ष्मी विलास रस अलोंग विद मध, अच्छे क्वालिटी का लक्ष्मी विलास रस अलोंग विद मध दे सकते हो। तो दिस इज इमरजेंसी ट्रीटमेंट अगेन, तेल पान, लक्ष्मी विलास रस अलोंग विद मध। देन देर आर मल्टीपल ड्रग्स, राइट फ्रॉम हेमगर पोटली तो श्वास कुठार, तो श्वास का चिंतामणि, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे ड्रग्स। बट दो चीज पे तुम फोकस करो, अगर वात प्रधान तमक श्वास है तो तेल पान इज हाईली इंपॉर्टेंट। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड और ठीक है। अभी तुम मॉडर्न में ब्रोंको डायलेटर्स पढ़ते हो, ठीक है, वहां पर बीटा 2 रिसेप्टर अगोनिस्ट है, वहां पर मिथाइल जैंथिन ग्रुप है, वहां पर एंटीकोलिनर्जिक ग्रुप्स है, वहां पर एड्रेनालिन लाइक ड्रग्स है। हमारे पास ऐसा ब्रोंको डायलेटर इफेक्ट वाला क्या है आयुर्वेदा में? तो है ना हमारे पास स्नेहन और स्वेदन है। अगर तुम ये सूत्र फॉलो करते हो तो मे बी तुम किसी का पंप बंद कर सकते हो। तो सूत्र गोज लाइक दिस: आक्त लवण तेलेना नाड़ी प्रस्तर संकरा। ये नाड़ी प्रस्तर संकर और आक्त लवण तेल, इसका मतलब है कि स्नेहन along with तेल, and then you add salt in it. So and then स्वेदन is important. नाड़ी प्रस्तर संकर उन्होंने मेंशन किया है। तो ये स्नेहन स्वेदन इज हाईली इंपॉर्टेंट, बिकॉज इफ यू आर लुकिंग फॉर द ब्रोंकोडायलेटरी एक्शन। तो तुम बोलोगे कि ब्रोंकोडायलेटरी एक्शन होता है क्या इससे? तो यस, इफ यू आर गिविंग इट रिकरेंटली, तो तुमको पता चलेगा कि यस, स्नेहन स्वेदन से है ना ब्रोंकोडायलेटरी इफेक्ट आता है, काफी हद तक आता है। इफ नहीं आया तो तुम क्यों डर रहे हो नेबुलाइज करने में? तुम क्यों डर रहे हो डेरिफालिन देने में? दे देने का, तुमको ड्रग पता है ना, अभी तो बताया मैंने, तो दे देने का। तो ये आक्त लवण तेलेना नाड़ी प्रस्तर संकर स्नेहन स्वेदन इज इंपॉर्टेंट फॉर ब्रोंकोडायलेटरी इफेक्ट, बिकॉज वो क्या करता है पता है क्या? स्रोतस के अंदर मार्दोता लेके आता है, और वो जो वात कफ की वजह से अटक के विमार गमन हुआ था ना, तो उसको भी रेगुलेट कर देता है। तो दिस आर द टू इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ आक्त लवण तेल, नाड़ी प्रस्तर संकर। अंडरस्टूड? अरे एवरीवन हैज अंडरस्टूड, हाँ या ना? है? अरे हाँ कि मेरे को पता चल रहा। ओके, एवरीवन हैज अंडरस्टूड। चलो ठीक है। तो मैं तुमको एक स्टोरी बताता हूँ। एक ना, एक फीमेल थी, अभी अराउंड 60 थी, एंड शी इज वेरी जॉली काइंड ऑफ वुमन। वो इसलिए एडमिट होती है हमारे पास कि उसको उसकी बहू तकलीफ देती है। आजकल यही सब हो गया है। हाँ, सब उल्टा हो गया एक्चुअली। तो उसको उसकी बहू तकलीफ देती है, इसलिए वो हमारी तरफ आके एडमिट हो जाती थी। बट उसको ऑर्गेनिक डिसीज था। एक बार ना, 65 है,
उसको मैंने एग्जामाइन किया। मैंने उसको बोला अब इतने दिन आए नहीं, मुझे लगा आप चले गए। तो बोले नहीं नहीं मैं गाँव नहीं गए। बोले नहीं नहीं ऊपर चले गए। बोले नहीं नहीं मैं अभी हूँ, जाना बचा है अभी। तो जब मैंने उसको चेस्ट एग्जामाइन किया तो पता चला कि इसको वीजिस है। वीजिस यानी कि ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन है, लेकिन उसको क्रॉनिक अस्थमा है ना, तो मैं क्यों उसको एलोपैथिक ड्रग्स पे डालूं। तो क्रॉनिक अस्थमा था और उसको वीजिस थे। तो फिर उसको मैंने बोला तुम एडमिट हो जाओ, एंड शी एग्रीड टू मी। तो मैंने उसको फिर स्नेहन स्वेदन चालू किया। एंड ड्रग्स के अंदर क्या दूं, क्योंकि उसको कॉफ तो प्रोडक्टिव कॉफ था। तो प्रोडक्टिव कफ अगर है, मतलब अगर कफ प्रधान तुम्हारा तमक श्वास है, तब तुम्हारा ड्रग ऑफ चॉइस बदल जाता है। तब तुम तेल वगैरह देना है तो दे सकते हो, बट कफ प्रधान तमक श्वास के अंदर तुमको ड्रग ऑफ चॉइस बहुत अलग होते हैं। जैसे कि अगर कफ प्रधान तमक श्वास है तो तुम श्वास कुठार दे सकते हो। क्यों पता है श्वास कुठार, क्योंकि श्वास कुठार के अंदर तुम देखो ना क्या क्या है। जैसे कि मरीच 8 भाग दिया है, पारद गंधक दिया है, एक मिनट, मनशील मनशील दिया है, त्रिकटु दिया है। यस और नो। तो क्यों अपने को श्वास कुठार चूज करना चाहिए, इसका रीजन ऐसा है। चरक चिकित्सा स्थान के अगर तुम लास्ट श्लोक देखोगे श्वास वैदि का, तो उन्होंने बोला है कि जो भी ट्रीटमेंट तुम करो, इट शुड बी कफ वात शामक, इट शुड बी उष्ण एंड इट शुड बी वातानुलोमक। तो द श्लोक इज वेरी सिंपल। इट गोज लाइक दिस। क्या बोला है उसने कि जो भी तुम ट्रीटमेंट यद किंचित कफ वातकनम उष्णम वातानुलोमनम भेषजम पानन्नम, हाँ भेषजम पानन्नम, जो भी कर रहे हो, भेषज दे रहे हो या फिर खाना खाने को दे रहे हो, जो भी कर रहे हो, इट शुड बी ऑलवेज व्हाट, इट शुड बी कफवात, इट शुड बी उष्ण एंड इट शुड बी वातानुलोम। तो अगर अपने पास ऐसा कोई ड्रग है क्या जो कफवात शामक है, क्योंकि हेतु भी तो कफवात वाले हैं, जो उष्ण है और जो वातानुलोमन करने वाला है, क्योंकि वात का बीमार गमन हो रहा है। तो श्वास कुठार एक ड्रग है अपने पास। श्वास कुठार के अंदर मैंने बोला ना, पारद है, गंधक है, हर मनशील है, वत्सनाभ है, त्रिकटु है, मरीच है। तो मरीच जो है ना वो 8 भाग है। और मरीच को अगर तुम डिसेक्ट करके पढ़ोगे ना, ज्यादा मरीच ही डाला है मैंने, तो मरीच को अगर डिसेक्ट करके पढ़ोगे ना, तो इट इज कटु तिक्त रसात्मक एंड कफवात शामक एंड उष्ण भी है। तो अगर जो कफवात शामक उष्ण अपने को चाहिए, वो मरीच श्वास कुठार के अंदर है, तो तुम श्वास कुठार क्यों ना चूज करो। 100% यू शुड गिव श्वास कुठार व्हेन देयर इज कफ प्रदान तमक श्वास। तो श्वास कुठार इज ड्रग ऑफ चॉइस। और श्वास कुठार के फलश्रुति में भी दिया है काश श्वास च मंदो अग्नि। तो ये मंदो अग्नि में भी, क्योंकि आम भी तो रिस्पॉन्सिबल है श्वास के लिए, इसलिए वो मंदो अग्नि में भी हेल्प कर रहा है, और श्वास में भी हेल्प कर रहा है, वो कास में भी हेल्प कर रहा है। सो अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड दिस, श्वास कुठार इज अ ड्रग ऑफ चॉइस व्हेन इट कम्स टू कफ भूयिष्ठ तमक श्वास। So first important point. Now second important point. I am fond of this drug very much. Like मैंने समीर पन्नग ये ड्रग इतनी बार यूज किया है इन तमक श्वास। तो ये जो फीमेल को मैंने एडमिट किया था ना 65 को, तो इसने इसको मैंने श्वास कुठार की पुड़ी में है ना समीर पन्नग टंकन सब कफ शामक है देखो, और सीतो दी, ये सब डाल करके उसको पुड़ी बना करके दिया। एंड उसका आफ्टर 3-4 डेज भी 3-4 डेज बाद उसका कॉफ कम हो गया। मतलब जो प्यूरिलेंट डिस्चार्ज कफ आ रहा था, इट इट बिकम लेस, उसको ब्रेथलेसनेस कम हुआ। एंड इवन ही शी हैड अन्नम स्रोतस्का दुष्टि, उसको मलव स्टम्भ भी था और भूख भी नहीं लग रहा था। तो शी स्टार्टेड सेइंग कि भूख लग रहा है, वातानुलोमन हो गया है। तो तो श्वास कुठार के साथ समीर पन्नग, वाई समीर पन्नग, समीर पन्नग मैं ना स्टार्ट में जब समीर पन्नग यूज करना चालू किया था ना, तो समीर पन्नग मैं अर्टिकेरिया में यूज करता था। क्यों अर्टिकेरिया में, क्योंकि वो कफवात शामक था। अभी अर्टिकेरिया में भी तुम पित्त 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 बात करते हो, बट अर्टिकेरिया यानी कि उदर इट इज कफ डोमिनेंट। वो मधुर रस की वजह से होता है, इट इज कफ डोमिनेंट, उसका क्रूमिंग ट्रीटमेंट बोला है ग्रंथन में। तो कफ डोमिनेंट के लिए समीर पन्नग इज द ड्रग ऑफ चॉइस। अगर कहीं भी तुमको कफ डोमिनेंसी दिख रहा है, तो तुम समीर पन्नग दो, लिबरली यूज करो। तो जैसे तुम चेस्ट में यूज कर सकते हो, तुम अगर संधि स्थान में शोथ है, शूल है, अपना स्तंभ है, तो कफ की वजह से अगर स्टिफनेस है तो तुम समीर पन्नग यूज कर सकते हो। वैसे ही किसी को उदर्द है, समीर पन्नग यूज कर सकते हो। अगर किसी को कफ प्रधान तमक श्वास है तो समीर पन्नग यूज कर सकते हो, क्योंकि समीर पन्नग के अंदर सोमल है जो कि कफवात शामक है, और हमारा ट्रीटमेंट क्या है, कफवात शामक ही होना चाहिए। और उसका गामित्व भी ऊर्ध्व स्रोतस ही है, मतलब प्राणो स्रोतस तक ही है। तो देना चाहिए। समीर पन्नग इज ड्रग ऑफ चॉइस। आई टेल यू वन मोर जो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तुम सीतो पलादी को और तालिसादी को है ना अंडर एस्टिमेट मत करो। सीतो पलादी को देखोगे ना तो उसमें सीता, वंशलोचन, पिपली, एला, त्वक, ऐसे सब ड्रग्स हैं। तो देखो सीता तो मधुर है, वंशलोचन भी मधुर है, पिपली तो कटु रसात्मक है, एला तो कटु रसात्मक है, त्वक तो
कटु मधुर तिक्त तीनों है। तो सीतोपलादी के अंदर देखोगे ना, तो पिपली और त्वक ये उष्ण है, बाकी सब शीत है, बाकी सब शीत है। तो ओवरऑल सीतोपलादी का जो मेकिंग है ना, इट इज वेरी बैलेंसिंग। एंड सीतोपलादी इज ब्रूहन काइंड ऑफ ड्रग, it is used in श्वास, but when ब्रूहन is expected, तो it is ब्रूहन kind of drug। तुम देखोगे ना, तो सीता डाला है, वंशलोचन डाला है, पिपली डाला है, एला डाला है, त्वक डाला है। और वही तुम ताली शादी को देखोगे ना, तो उसका इंडिकेशन में काश, श्वास, अरुचि, दीपन, वो दीपन करने वाला भी ड्रग है। तो उसका मेकिंग तो देखो, उसके अंदर तालिश है, मरीच है, शुंठी है, पिपली है, त्वक है, एला है, सब उष्ण है। लेकिन इन सबको बैलेंस करने के लिए उन्होंने शर्करा 32 भाग डाला है। तो समझा तुमको? तो तालिसाती इज द ड्रग ऑफ चॉइस व्हेन इट कम्स टू श्वास। सितोपलादी इज द ड्रग ऑफ चॉइस व्हेन इट कम्स टू श्वास। रस सिंदूर इज द ड्रग ऑफ चॉइस व्हेन इट कम्स टू श्वास। अभी किसी को, हम लोग ने तो प्लूरल इफिजन में यूज किया है, हम लोग ने निमोनिया में यूज किया है, इवन वी हैव यूज्ड इन स्किन। अगर बहुत क्लेद प्रदान संप्राप्ति है, बहुत ज्यादा डिस्चार्ज है, बहुत ज्यादा डिस्चार्ज है, तो ड्रग ऑफ चॉइस कैन बी यशत भस्म, स्वर अपना रसमानिक्य और रस सिंदूर। ज्यादा क्लेद प्रदान संप्राप्ति में कौन है? रस सिंदूर है। और रस सिंदूर के इंडिकेशन में भी आया है कि तुम विविधक क्वाथ या फिर वासा स्वरस के साथ तुम श्वास में दो उसको। रस तरंगिनी में उसका रेफरेंस है। तो फिर तुम कनक के बारे में सोचो। कनक भी अच्छा ड्रग है, उसके अंदर दतुर है। दतुर को भी देखोगे ना, तो उसमें लिखा है दतुर के इसमें श्वास शमनम, ठीक है, कफ शोषणम परम। श्वास को शमन करके कफ शोषण करने वाला ड्रग है कौन? धतूर। तो कनक इज ब्रोंकोडायलेटर, वो संकुच नहीं होने देता, ब्रोंकोडायलेटर है। तो कनक इज आल्सो द ड्रग ऑफ चॉइस व्हेन इट कम्स टू कफ प्रदान तमक श्वास। ओके, मैं तुमको और एक बोलता हूँ। टंकन पता है तुमको? टंकन, टंकन के श्लोक में आया है कफ विश्लेषण परम। कफ विश्लेषण परम करता है। अगर तुम उसको त्रिकटु, वासा, यवक्षार, जयपाल इसके साथ दो, तो कफ विश्लेषण करता है। Understood? So Tankan is the drug of choice. Kanakasa is the drug of choice. Rasa Sindur is the drug of choice. Sitopalati is the drug of choice. Talishadi is the drug of choice. Samir Pannak is the drug of choice. श्वास कुठार is the drug of choice. तुमको और सुनना है, तुम ज्यादा इंटरेस्टेड हो इस सब में, तो मैं तुमको और एक बोलता हूँ। तुम अगर वैक्रांत भस्म पढ़ोगे ना, मैंने भी वैक्रांत भस्म बहुत यूज किया है। अभी अभी मैंने स्किन में भी यूज करना चालू किया। वाओ, ये स्किन में तो क्या रिजल्ट! इट इज अति रसायन से, पहले तो रक्तगत जाने वाला है, अति रसायन है, भेदन करने वाला है। तो मैंने तो अभी स्टिल्स डिसीज में भी यूज किया है। शी इज रिस्पॉन्डिंग रियली वेल विद वैक्रांत भस्म। एंड वैक्रांत भस्म इज गुड फॉर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स आल्सो, बेसिकली फॉर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स आल्सो। और तुम वैक्रांत के अगर तुम जाकर पढ़ोगे ना श्लोक में, तो उसमें त्वचम आया है। और सेकंड उन्होंने लिखा है कि राजक्षमा निषुदनम। श्वास काश तो मेंशन है, लेकिन राजक्षमा भी दिया है। जैसे कल अपन ने राजक्षमा डिस्कस किया ना, तो राजक्षमा भी ड्रग ऑफ चॉइस कैन बी वैक्रांत, वैक्रांत भस्म। तो फिर लघु मालिनी क्या बुरा है? लघु मालिनी भी ड्रग ऑफ चॉइस है। कल अपन ने डिस्कस किया ना, उसके अंदर खरपर है और मरीच है। मरीच अगेन प्रमाथी ड्रग है, मरीच अगेन उष्ण तीक्ष्ण ड्रग है, विच विल स्तोत्र शोधन। और बल्य भी ड्रग है। और प्राणो स्रोत के अंदर जो भी ट्रीटमेंट होनी चाहिए, बल्य ही होनी चाहिए। तो लघु मालिनी भी ड्रग ऑफ चॉइस है। यस और नो? अभ्रक भस्म भी ड्रग ऑफ चॉइस है अगर देखो तो अपने पास ड्रग ऑफ चॉइस बहुत सारे हैं व्हेन इट कम्स टू कफ भूयिष्ठ। एंड व्हेन इट कम्स टू वात भूयिष्ठ, हम लोग समीर पन्नग दे सकते हैं। समीर पन्नग भी वात प्रधान संप्राप्ति के लिए बेस्ट काम करेगा, कफ प्रधान संप्राप्ति के लिए बेस्ट काम करेगा। हम लोग तेल पान दे सकते हैं, अगेन तेल पान दे सकते हैं। यस सर। सो दिस आर द ड्रग ऑफ चॉइस। बट आई टेल यू वन मोर इंटरेस्टिंग। ये सब तो मैंने है ना रस औषधि इसके बारे में बोला, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? तुम दशमूल को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। दशमूल इतना बेस्ट ड्रग है, आई टेल यू। दशमूल के अंदर के श्लोक के अंदर क्या लिखा है पता है क्या? अभी होता क्या है? प्राणो स्रोतस का दृष्टि है, अन्नव स्रोतस का दृष्टि है, और रसव स्रोतस का दृष्टि है, ठीक है? हाँ, प्राणो स्रोतस का दृष्टि, उसमें क्या हो रहा है? श्वास हो रहा है। अन्न और रसव स्रोतस का दृष्टि है, तो अन्न और स्रोतस का ट्रीटमेंट क्या है? अजीर्ण के जैसा करो। रसव स्रोतस का दृष्टि में ट्रीटमेंट क्या बोला वाला है? लंघन करो। तो इसका मतलब क्या करो? आम पाचन करो। अंडरस्टैंड दिस। प्राणों और रसों स्रोत की दृष्टि से क्या बोल रहे हैं? आम पाचन करो। तो हमको ऐसा कोई ड्रग चाहिए जो श्वास वेग को भी रोके, यानी कि प्राणों स्रोत को कवर करे, जो अजीर्ण के ट्रीटमेंट के लिए भी सुटेबल हो, मतलब जो अन्न स्रोत के लिए काम करे, और जो रसो स्रोत के लिए भी सुटेबल हो, यानी कि आम पाचन भी करे, मतलब जो श्वास में भी जाए और वो आम पाचन भी करे। वो दशमूल है। दशमूल के श्लोक में लिखा हुआ है, वो आम पाचन भी है, त्रिदोष शमक भी है, और श्वास में भी यूज होता है। फिर पुष्कर मूल क्या बुरा है? वो तो श्वास काश पार्श्वशूल हरणम, पार्श्वशूल में भी श्रेष्ठ है पुष्कर मूल।
तो दशमूल और पुष्कर मूल का जो कॉम्बिनेशन है भाव प्रकाश के अंदर मेंशन्ड है फॉर श्वास वैल्यू। अंडरस्टैंड दिस, अंडरस्टैंड दिस। ओके, चलो ठीक है। कि तुमने ते वात प्रदान तमक श्वास का ट्रीटमेंट सुना, कफ प्रदान तमक श्वास का ट्रीटमेंट सुना, तुम लोग ने अ, वेगकालीन चिकित्सा का वेगकालीन इसका ट्रीटमेंट सुना। पर तुमको बोलूं क्या, अगर तुम चाहते हो कि वो तमक श्वास का पेशेंट रिलैप्स ना हो, तो उसको वामन देना बहुत जरूरी है। ठीक है, लेकिन तमकेतु विरेचन भी मेंशन किया, राइट? तमकेतु विरेचन भी मेंशन क्यों किया होगा? तमकेतु विरेचन, तमकेतु विरेचन क्यों मेंशन किया होगा? अल्टीमेटली वी आर ट्रीटिंग वात ओनली, क्योंकि उधर वा, वायु ये जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना, विमार्गमन होके वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। शायद वाग्भट की चरक में कहीं तो रेफरेंस है कि अगर पानी सीधे मार्ग से जा रहा है और वहां पर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए तो वो दूसरे डायरेक्शन से जाएगा, लेकिन वो रुकेगा नहीं। वैसे ही बात का है, वो झुकेगा नहीं। अगर उसको तुम ऑब्स्ट्रक्शन कर दोगे तो वो दूसरे डायरेक्शन में जाएगा, इट विल कॉज लॉस ऑफ फंक्शन, इट विल कॉज ओवर यूज ऑफ हिज फंक्शंस। यस, तो हमको वात को रेगुलेट करने के लिए वी नीड शुगर, एंड दैट इज व्हाई तमकेतु विरेचन। एंड आल्सो विरेचन इज गुड ट्रीटमेंट फॉर कफ डोमिनेंट पैथोलॉजी आल्सो। अंडरस्टैंड दिस। सो इवन वर्मन कैन बी इंडिकेटेड, इवन विरेचन कैन बी इंडिकेटेड। एंड इफ तुम ये वर्मन विरेचन करा रहे हो, शोधन प्रोसीजर्स करा रहे हो, तो इट इज अपुनर्भव चिकित्सा। लाइक वासंतिक वमन कराना, वर्षा ऋतु के पहले वमन कराना, तो उनको जो भी तमक श्वास का अभी वेग आने वाला है या फिर कभी भी अस्थमेटिक अटैक आने वाला है, इट विल बी ऑफ माइल्ड और नहीं भी आएगा। तो ऐसे पेशेंट मैंने देखे हैं क्या? यस, हम लोग ने उनको वमन कराया वसंत में तो उनको पूरा ईयर तकलीफ नहीं हुआ, फिर उन्होंने फिर से आके वसंत फिर जाके वमन कराया। क्योंकि हमारे पास जो पेशेंट आते हैं तमक श्वास वाले वो पुराने हैं। जो भी ओल्ड पेशेंट्स है तमक श्वास के, ओल्ड मतलब विद डिसीज, अगर जो ओल्ड हुए पेशेंट्स है उनको स्टमक श्वास है वो याप्पे और कुछ साध्य है। मतलब याप्पे तो चरक ने मेंशन किया, लेकिन माधव निदान में इट इज रिटन कुछ साध्य है। और जो नया तमक श्वास है, न्यू है, इट की ट्रीटेबल, इट इज 100% ट्रीटेबल। यस सर। तो यस, यू शुड नो दिस। तो अपुनर्भव चिकित्सा के लिए यू नीड शोधन प्रोसीजर्स। नाउ व्हाट एल्स यू नीड? तुमको और इंटरेस्टिंग बात बोलता हूँ। अभी अवेगकालीन है ना, मतलब बीच में अगर वेग नहीं आ रहे हैं, तो हमको ऐसा कुछ चाहिए ना जो प्राणोस्त्रोत उसको बल दे। तो च्यवनप्राश रसायन है अपने पास, आमलकी के रसायन है अपने पास, पिंपली जैसा ड्रग है अपने पास। तुमको पता है कि अंतरकर सर थे हमारे पुदार में, ही वॉज अ सीनियर मोस्ट फिजिशियन। उनका एक बुक भी है अंतरकर मेमोरियल करके, वो मेरे पास लकीली मेरे पास आ गया, क्योंकि जो उनके शिष्य थे वो हमारे गुरु है तादेड़ सर, प्रकाश तादेड़ सर। तो उन्होंने मुझे वो बुक दिया, तो उनमें मैंने जाके पढ़ा। तो उनका एक फेमस कॉम्बिनेशन रिलेटेड टू प्राणवासुतस, वो क्या करते हैं, लघु मालिनी अभ्रक भस्म, प्लीज कंफर्म विथ अभ्रक भस्म ही शायद से, लघु मालिनी अभ्रक भस्म 64 प्रभाव पीपली। तो वो लोग आईएलडी में भी यूज करते हैं, क्योंकि ब्रुवन भी है, स्रोतोशोधन भी और बल्ले भी है, तो ये बेस्ट उनका कॉम्बिनेशन रहता था। और ये अपुनर्भव चिकित्सा के लिए बेस्ट है अपना, रसायन चिकित्सा के लिए बेस्ट है लघु मालिनी अभ्रक और 64 पीपली। यस सर, यस सर। सो जो भी तुम्हारा ट्रीटमेंट है, इट शुड बी कफवात, इट शुड बी उष्ण, एंड इट शुड बी लास्टली इट शुड बी वातानुकूलन। और एक तुमको एक बोलता हूँ, जो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तुमने तेल पान वगैरह का तो बात किया, लेकिन यशस्वी चिकित्सा करके एक बुक है, मैं जिनके पास सीखता हूँ अभी, द ग्रेट डॉक्टर विनय वेलनकर सर, उनका ही आर्टिकल है। उन्होंने वात प्रदान तमक श्वास में, ऐसे तो तमक श्वास में बस्ती किधर भी इंडिकेटेड नहीं है, लेकिन वात प्रदान तमक श्वास में उन्होंने बस्ती भी दी है, क्योंकि वात डोमिनेंट पैथोलॉजी है ना, तो उन्होंने बस्ती भी दी है और उनको रिजल्ट दिया है। तो उन्होंने उनका जो अनुभव है मेंशन भी किया है। हम लोग ने भी एक दो में ट्राई की थी, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा श्वास को समीर पन्नक से काम हो जाता है, तो हम लोग ज्यादा पंचकर्म में एडवाइस नहीं करते हैं। ऐसा होना, तो ऐसा सब है। तो इतना याद रखो, कफ प्रदान, वात प्रदान, जो भी ट्रीटमेंट होना चाहिए वो कफवात शामक, उष्ण और वातानुकूलक होना चाहिए, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, एक एक और रेफरेंस है, शोथ और पांडु में जो ड्रग्स आए ना, वो तुम तमक श्वास में यूज कर सकते हो, ऐसा रेफरेंस सुश्रुत उत्तर तंत्र में है, वो भी पढ़ने जैसा है। अंडरस्टैंड दिस। सो ओवरऑल आई हैव एक्सप्लेन्ड अ लॉट, और मैंने बहुत टाइम एक्सप्लेन कर दिया है। कि किसी का क्वेश्चन से सर अबाउ 60 पेशेंट को वमन, नहीं नहीं वमन मत कराओ, उनको उनको मैनेज करो। अच्छा पिपली हाउ मच, अभी क्या इसका आंसर देने का? पिंपली हाउ मच, चूर्णा फॉर्म में चूर्णा का डोसेज कितना है, फिर तुम पिपलेसर दे रहे हो तो उसका डोसेज कितना है, आशा वरिष्ठ का डोज कितना होता है, इट डिपेंड्स ऑन दैट।
and Tran, and then Bashpaswar. Yes, Sagar, you are right. So yes, so we can end with this lecture. It was a, I think it was a good lecture. I have explained a lot. Yes, I have explained a lot. Okay. Yes. और तुम रिव्यूज देते चलो बिकॉज आई कांट सी यू गाइस सो आई डोंट नो हाउ इट इज कि कहाँ बोर हुआ तुमको कहाँ मजा आया कौन सा पॉइंट अच्छा लगा वो भी बोलने का ये पॉइंट से ही मजा आ गया कौन सा पॉइंट अच्छा लगा तो इट वाज स्टमक शॉस का ट्रीटमेंट अब नेवर बी स्केर्ड ऑफ ट्रीटिंग स्टमक शॉस बिकॉज तुम लोग है ना सदैव ओम भी करा सकते हो और बहुत सारे लोग करते भी है विवेककालीन में ठीक है अंडरस्टैंड दिस और तुम लक्ष्मी विलास विद मधु भी दे सकते हो इट इज वन वन मोर ट्रीटमेंट तुम लोग यष्टि मधु फांड भी एज अ इमरजेंसी ट्रीटमेंट विवेककालीन में दे सकते हो बट मेरे को लगता है अगर रोगी बलवान है और ये वात या फिर कफ वरिष्ठ है तो तुम ये सब करो बट अगर रोगी दुर्बल है और वात प्रधान है तब फिर तुम एलोपैथिक ड्रग्स के ऊपर जाओ क्योंकि तब तुम यस यू ऑलमोस्ट किल्ड अ पेशेंट आई डिडंट किल्ड हिम because he was literally saved but choice of drug as a deriphyllin was bad because if patient is having tachycardia and you're giving deriphyllin so that tachycardia can go into supraventricular tachycardia it can run more fast so तो उसको एसवीटी इस वजह से हुआ था because of deriphyllin yes always get ECG done if you're treating with you're dealing with asthmatic patients एंड देन you'll know कि अच्छा उसको टैकीकार्डिया है तो तब तुमको कुछ ड्रग्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड है तब तुम सिर्फ ब्यूडोकॉट का ही उसको नेबुलाइजेशन करो साल्बुटामॉल सल्मेटेरॉल मत करो क्योंकि अगेन इट विल एक्ट ऑन द बीटा रिसेप्टर्स ऑफ हार्ट यस और नो अच्छा मलसिंदर इज आल्सो गुड यू कैन गिव मलसिंदर आई हैव नो प्रॉब्लम इन यस ए स्किन डिसीज बहुत प्राइम टॉपिक्स है स्किन डिसीज वगैरह ऐसा फ्री में नहीं है स्किन डिसीज का भी अच्छा एक काम तो सुनो मुझे ना अभी क्यूआर सेंड कर दो जितने भी जितने भी है ये ग्रुप पे अगर तुम सेंड कर दो मेरा हो जाएगा टारगेट देन आई विल बी हैप्पी टू स्टडी एंड डिलीवर लेक्चर इट विल बी गुड फॉर यू ओनली नॉट फॉर मी है ना मैं क्यूआर ढूंढते बैठू बाहर मेरे लिए कहाँ अरे समझ रहा तुमको ओके चलो ठीक है फिर बाय बाय आई विल शेयर विथ माय फ्रेंड्स आल्सो जो भी जितने भी क्यूआर आएंगे मेरे 30 अगर क्यूआर आ गए तो हो गया मेरा मैं कल से कुछ काम ही नहीं एक क्यूआर पर पर्सन यस कहाँ शेयर करोगे यही शेयर कर दोगे नहीं यहाँ शेयर करो कोई भी शेयर कर लेगा अच्छा चलेगा पर्सनल पे करो पर्सनल पे लेकिन टेलीग्राम पे करना व्हाट्सएप पे मेरे को बहुत मैसेजेस चलो ठीक है बाय टेक केयर salbutamol is beta 2 agonist and not beta 1 which is cardioselective salbutamol yes not beta 1 nahi but salbutamol okay salbutamol will act on both the receptors and that is why they have invented this inhalation form ऐसा नहीं है श्वास पेशेंट सफर्स फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन बट यस देयर आर चांसेस बिकॉज वायु का बीमार गमन हुआ रहता है इस वजह से ओके okay so 210 people I'll post this today स्टोरी नहीं है ना हाँ, चल ठीक है बाय बाय